हाय गाइस, आज हम लोग 2024 में आई हुई सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा मूवी प्रेजेंस का यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये डायरेक्टेड है स्टीवन सॉडबर्ग के द्वारा और वो वही इंसान है जिन्होंने ओशन सीरीज, एरन ब्रोकोविच, मैजिक माइक टाइप मूवीज को भी बनाया है। इस वाली मूवी की बात कर लें तो ये जो मूवी है ये थोड़ी स्लो बर्निंग वाली मूवी है, जहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट ऑफ व्यू एज अ स्पिरिट दिखाया गया है। कैसे जनरली हम लोग के हॉरर फिल्म्स में हमें फैमिली या फिर दूसरे इंसान जो उस स्पिरिट के विसिनिटी में आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, मगर इस मूवी में हम लोग को एक स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें होते हुए दिखाई गई हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 88% फ्रेश भी है। ये वाली जो मूवी है ये आपकी नॉर्मल रन इन द मिल जंप स्केयर वाली हॉरर नहीं है, बल्कि ये बहुत सटल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसकी जो एंडिंग है वो आप बिल्कुल भी वैसी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जब क्लियर कर ली हैं तो सीधे चलते हैं अब रिकैप की तरफ। हमारी मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक खाली पड़ा हुआ घर दिखाया जाता है, मगर हम यहाँ तब भी एक एंटिटी को उस घर में रहते हुए देख पा रहे हैं क्योंकि हम वो घर के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो एंटिटी होता है वो घर के अराउंड मूव करता है और उसके बाद वो एक कबर्ड के अंदर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली वहाँ पर आई है उस घर को देखने के लिए। हमें मालूम चलता है कि एक रुबेका नाम की औरत है, वो आई है अपनी फैमिली के साथ इस घर को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें उस एरिया में एक अच्छा घर खरीद के वहाँ शिफ्ट होना है। तो जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो वो जो एंटिटी होता है वो भी नीचे आता है। हमें ये भी मालूम चलता है कि जो स्पेसिफिक घर है इसका वो डिसाइड तो कर लेती है कि उसको खरीदना है, मगर उनके फैमिली के बजट से बाहर होता है ये घर। मगर उसको ये घर इसलिए लेना होता है क्योंकि उसका जो बेटा है उसका स्कूल के बहुत पास है ये, और उनका जो बेटा है वो प्रोफेशनल स्विमर है, तो वो चाहती है कि वो जितना टाइम ट्रैवलिंग में बचा सके और घर पास में हो उतना उसके बेटे के लिए बेटर रहेगा। साथ ही साथ उसका ये भी मानना होता है कि उसको नेशनल्स में खेलना है, इस वजह से जितने भी कम रुकावटें उसके लाइफ में आए उसके और ट्रेनिंग के बीच में उतना ही उन लोग के लिए भी बेटर रहेगा और उसके बेटे के लिए खासकर। अगर हम देख पाते हैं कि रुबेका का जो हस्बैंड है उसको ये जो उसका डिसीजन है इस घर को खरीदने का, उसको वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि उसका यह मानना है कि उनकी जो बेटी है क्लोई वो इतने बड़े चेंज के लिए अभी तैयार नहीं है। हमें ये भी मालूम चलता है कि हाल फिलहाल उसकी एक फ्रेंड की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने घर से तक नहीं निकल पाती थी, बिकॉज उसको वो चीज इतना ज्यादा इम्पैक्ट करा था, ट्रॉमेटाइज किया था। मगर देख के लग रहा है कि रुबेका इस चीज को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उसका मेन फोकस उसका बेटा है। और जब भी सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि वो जो एंटिटी है वो इन लोग के कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है। जैसे ही एंटिटी को मालूम चलता है कि रुबेका किसी चीज से गुजर रही है तो वो उसको फॉलो करने लगता है। तभी हम क्लोई को भी देख पाते हैं जो एक कमरे में आती है और उसको वहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है कि उसको कोई देख रहा है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर आए हैं और उस घर का जो रेनोवेशन है, पेंटिंग का काम है वो शुरू हो गया है। हमें ये भी धीरे धीरे मालूम चलता है कि बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं काम करने के लिए, मगर वो लोग काम आधा अधूरा छोड़ के ही उस घर को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार फील हो रहा होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फोर्स उस घर के अंदर है। और कुछ दिन के बाद फाइनली उस घर का काम खत्म हो जाता है तो उसकी जो फैमिली है रुबेका की वो उस घर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक दिन का जहाँ रुबेका बालकनी में खड़े होकर फोन पे बात कर रही होती है और हमें मालूम चलता है कि उसने कुछ तरीके का फ्रॉड करा है अपनी कंपनी में, जिससे कि इस घर का जो पैसा है वो दे सके। और इस चीज को देख के उसमें कोई गिल्ट नहीं लग रहा है या फिर वो दुख है उसको इस चीज का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना है कि जिनसे वो प्यार करती है उसके लिए ऐसा करने में उसको कोई बुराई या खराबी नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे रात में क्लोई का भी दिखाया जाता है जो बहुत सैड है, रो रही है और रोते रोते ही वो सो भी जाती है कि अचानक से यहाँ पे क्लोई की नींद खुलती है और उसको लगता है कि कोई ना कोई वहाँ पर है, और वो उठ के वो जो उसके कमरे में क्लोसेट होता है उसके तरफ वो जाने लगती है। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड नारिया के बारे में बोल रही होती है कि उसको लगता है कि हो सकता है जो उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई है तो उसकी फ्रेंड आई है उसके साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड करने या रहने के लिए, इसलिए वो पूछती है कि नारिया इज दैट यू। मगर हम लोग यहाँ पे एंटिटी के साइड से कोई जवाब आता हुआ नहीं देख पाते। जिसके अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि क्लोई ने अपने पढ़ने के लिए बुक्स को अच्छे से लगाया हुआ है अपने बेड पे कि वो शार लेकर आएगी और यहाँ पर आने के बाद शार लेके सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाएगी। तब हम देखते हैं कि वो जो एंटिटी होता है वो वहाँ पर आता है और वो देखता है नाडिया और क्लोई की पिक्चर को साथ में। जिसके बाद वहाँ पे जो सारे बुक्स होते हैं बेड पे उसको वो ठीक से बंद कर करके एक के ऊपर एक स्टैकअप कर देता है। जब क्लोई नहा के बाहर निकलती है तो वो एकदम से डर जाती है कि ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई हैं, मगर उसको थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि हो सकता है कि नाडिया ये सारी चीजें की हैं उसके लिए। जिसके बाद वो इस चीज से डरना तो बंद कर देती है, मगर वो इतना जोर से ऑलरेडी चिल्ला चुकी होती है कि उसका जो फादर होता है वो कमरे में आता है उस पे चेक करने के लिए। यहाँ वो क्लोई से भी पूछता है कि क्या हो गया, वो क्यों चिल्ला रही थी। तो यहाँ पे क्लोई बोलती है कि वो इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसने एक चूहा देख लिया है कमरे में, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई इंटेंशन नहीं होता अपने
फादर को बताने का कि यहाँ पे उनके घर में उसके फ्रेंड की एक सोल या एंटिटी रह रही है। जिसके बाद उसका जो फादर होता है वो नीचे जाता है और रुबेका से क्लोई की कंडीशन के बारे में बात करने लगता है। यहाँ पे वो बता रहा होता है कि क्लोई बिल्कुल भी ठीक से इस चीज से डील नहीं कर रही है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में उसकी जो फ्रेंड थी उसकी मौत हो गई थी ड्रग की ओवरडोज को लेके। और यहाँ सिर्फ यहाँ नाडिया ही नहीं, मतलब एक और लड़की का यहाँ पे सेम तरीके से मर्डर हुआ है। मगर यहाँ पे बार बार क्लोई का फादर रुबेका को ये बात बोल रहा होता है, मगर रुबेका का यहाँ पे रिएक्शन देख के लगता है कि वो लीस्ट बॉदर्ड है या लीस्ट इंटरेस्टेड है, जो यहाँ पे उसका फादर अपनी बेटी के लिए कंसर्न दिखाते हुए बोल रहा है उस चीज को सुनने में। और वो यहाँ पे बोलती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा वो सोच रहा है इस बारे में और उसको छोड़ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइलर और अपने फ्रेंड रायन के साथ उनके घर पे आया है। यहाँ पे वो अपनी फैमिली से रायन को इंट्रोड्यूस करता है और मालूम चलता है कि रायन को क्लोई को देखते ही क्लोई उसे पसंद आ गई है। यहाँ पे टाइलर बोलता है कि रायन को कि उसकी बहन से ज्यादा उसको दोस्ती करने की कोई जरूरत या नीड नहीं है उसको। जिसके बाद उसी रात का हम देखते हैं कि यहाँ रुबेका और उसका जो हस्बैंड है दोबारा से क्लोई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रुबेका को बोल रहा होता है उसका हस्बैंड कि क्लोई को एक थेरेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे रुबेका इस चीज को सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ऐसा करने का कोई भी नीड नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये चीज सुनने के बाद, इस रिएक्शन के बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको बोलता है कि ये चीज उसको भूलने की जरूरत नहीं है कि उसका सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, तो वो टाइलर को छोड़ के थोड़ा सा क्लोई पर भी ध्यान दे। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है, क्लोई घर में अकेले है तो वहाँ पे रायन आता है क्योंकि उसको टेलर से मिलना होता है। क्लोई उसको अंदर इन्वाइट करती है, उसको पानी का ग्लास ऑफर करती है। उसके बाद उसको वो अपने रूम में इन्वाइट करने लगती है, मगर यहाँ पे रायन ऐसा जाने से मना कर देता है और बोलता है कि टेलर ने मना करा है उसको उसकी बहन के रूम में या उससे बात करने को भी। मगर कोई फायदा तो होते हुए लग नहीं रहा क्योंकि उसने बोला तो है ऐसा, मगर तब भी वो यहाँ पे क्लोई के साथ उसके रूम में चला जाता है और दोनों वहाँ पे देख के लग रहा है कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। क्लोई यहाँ पे रायन को बता रही होती है कि उसको कैसा फील हो रहा है उसकी फ्रेंड की डेथ के बाद, और रायन भी उसकी बात को ध्यान से सुनने लग जाता है क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी हो रही होती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि क्लोई को कोई ना कोई चाहिए जो उसकी चीजों को सुन सके, उसके ग्रीफ को वो किसी के साथ बांट सके, और यहाँ उसको रायन दिख रहा होता है जो उसके साथ ऐसा करने को तैयार है। तो यहाँ पे रायन को भी हम देख पाते हैं कि वो धीरे धीरे ओपन अप हुआ है, जहाँ वो बताता है कि उसके घर में उसके बारे में कोई भी केयर नहीं करता है। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि उसकी जो मॉम है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर की है, उन्होंने कभी भी उसका ध्यान नहीं रखा या उसके बारे में केयर नहीं करा। जिसके बाद देख के लग रहा है कि दोनों थोड़े से इंटीमेट होने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे जो एंटिटी है वो उनका दिमाग यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा चीजों को आसपास घर में कमरे में गिरा के। यहाँ पे जो कबर्ड का शेल्फ होता है उसको एंटिटी गिराता है इन लोग का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। तो रायन आके देखता है और उसको लगता है कि हो सकता है जो नेल स्क्रूज हैं जिसने उस शेल्फ को पकड़ा हुआ था वो यहाँ पे ठीक से इंस्टॉल नहीं है, इसकी वजह से वो जो शेल्फ है वो गिरा है। मगर यहाँ पे क्लोई को मालूम है कि वहाँ पे जो एंटिटी है नाडिया का उसने करा है इस चीज को, और वो जैसे ही कबर्ड के पास आती है तो उसको बहुत जोर से उसके फेस पे हवा हिट होती हुई दिखाई देती है और फील होती है। बेसिकली उस चीज से वो बहुत डर जाती है और उसको लगता है कि नाडिया यहाँ पे वार्न कर रही है उसे कि उसको यहाँ रायन से दूर रहने की जरूरत है। और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग चीजें ऐसे होने लग जाती हैं कि एक रात की बात है, सारा फैमिली बैठ के साथ में डिनर कर रहा होता है। तो क्लोई यहाँ डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली को जो इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में वो बताएगी। और यहाँ पे वो उन सबसे पूछती है कि अब घर में रहते हुए कुछ टाइम हो गया है, तो आप लोग को भी ऐसा कुछ फील आया है कि इस घर में कोई और भी एंटिटी रह रहा है उनके साथ। मगर यहाँ पे जैसे ही वो ये पूछना बंद करती है तो टाइलर को हम देख पाते हैं कि वो सोचने लग गया है कि क्लोई बिल्कुल ही पागल हो गई है। और यहाँ वो उसको बोलने लग जाता है कि नाडिया की डेथ की वजह से उसके ये सब सोच विचार चल रहे हैं। ये सुनने के बाद क्लोई रोने लग जाती है और क्लोई का जो फादर होता है वो टाइलर को यहाँ पे डांट भी लगाता है उसके इनसेंसिटिविटी को लेके। जिसके बाद ये लोग डिनर के टेबल से तो हट जाते हैं और हम देखते हैं कि टाइलर और उसका फादर बैठे हुए हैं सोफा पे, जहाँ पे उसका फादर उसको बोलता है कि उसको अपोलोजाइज करने की जरूरत है क्लोई को। और यहाँ पे टाइलर ऐसा करने को मान भी जाता है, वो अपोलोजाइज करने के लिए आता है। मगर क्लोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस पे, तो उसको वो कमरे से ही बाहर निकाल देती है। यहाँ पे वो अपने फादर को बोलता है कि क्लोई ठीक नहीं है, उसके ध्यान रखने की उनको जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को, जो उसने यहाँ पे गड़बड़ गलत हरकतें करी हुई होती हैं, बैड डीड्स करे हुए होते हैं, वो सब भी वो शेयर करने लग जाता है। और यहाँ सरप्राइजिंग पार्ट ये होता है कि एज अ पेरेंट जब आप वो चीजें सुनते हो तो आपको अपने बच्चे को डांट लगाना चाहिए। मगर क्लोई की मॉम को देख के लग रहा है, बेसिकली टाइलर की मॉम को देख के लग रहा है कि वो इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही है और उनको इस चीजों में या फिर उसकी हरकतों में कोई भी गलतियां नहीं नजर आ रही। मगर यहाँ पे जो एंटिटी होता है उसको ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो टाइलर के रूम में जाके सारी चीजों को इधर उधर फेंकने और तोड़ने लग जाता है एज अ पनिशमेंट। जब ऊपर कमरों से आवाजें आ रही होती हैं तो सबसे पहले क्लोई भागते हुए आती है चेक करने के लिए, और उसके पीछे पीछे सारे बचे हुए जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आते हैं कमरे में। ये जो हो रहा होता है इस
जिसके बाद सब लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे सारे घर के बाहर आ जाते हैं। जब सब बाहर होते हैं तो क्लोई यहाँ पर बोलती है कि कोई और नहीं है बल्कि उसकी फ्रेंड नाडिया है, जो उसके घर में एंटिटी है वो वही है। और यहाँ पे वो बोलती है कि उन लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मगर टाइलर और उसकी जो मॉम होती है वो अंदर जाने के लिए अभी भी घर में तैयार नहीं है। और फाइनली उनको ये भी विश्वास हो जाता है कि क्लोई सच कह रही थी कि घर के अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी है। टेलर और उसकी माँ तो अंदर नहीं जाते हैं, मगर क्लोई के साथ उसका फादर घर के अंदर जरूर जाता है। यहाँ पे टेलर और उसकी मॉम को भी बहुत ज्यादा क्लोई कन्विंस करती है और फाइनली चारों वापस घर के अंदर आ ही जाते हैं। जिसके बाद रुपेगा का जो हस्बैंड होता है वो यहाँ पे उस लेडी को कॉल करता है जिनके थ्रू उन्होंने इस घर को खरीदा था और ब्लेम करने लगता है कि उन्होंने इस घर को बेचा है, पर बताया नहीं कि घर में ऑलरेडी एक प्रेजेंस है या फिर एक स्पिरिट है या फिर एक घर हॉन्टेड है किसी भी तरीके से, और उसने उनको ये घर बेचा ही क्यों। मगर वहाँ पे सामने से वो औरत बताती है कि उस घर में कोई भी एंटिटी या कोई भी प्रेजेंस नहीं है। और यहाँ पे ये भी बोलती है कि अगर आपके शिफ्ट होने के बाद वो एंटिटी आया है और आपको फील हो रहा है तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ को भेजने वाली है, क्योंकि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो एक साइकिक मीडियम है, तो वो उनकी हेल्प कर सकती है पता लगाने के लिए कि वो एंटिटी कौन है। यहाँ पे रुपेगा का हस्बैंड इस चीज के लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो लेडी है वो आती है उनके घर में, और जैसे ही वो घर के डोर स्टेप पर होती है तो ऐसे ही तुरंत ही वो देखती है, जैसे ही वो अंदर आने वाली होती है, कि हवा आके उसके फेस पे हिट हुआ है और उसको एकदम से उस प्रेजेंस के वहाँ पे होने का फील भी आ जाता है। छोटी छोटी चीजों को वो नोट करने लगती है, फील करने लगती है, जिसके बाद वो उस कंक्लूजन पे आती है और फैमिली को भी बताती है कि एक एंटिटी है इस घर में, और ये भी बताती है कि वो जो प्रेजेंस है वो वैसे ही सफर कर रहा है जैसे क्लोई कर रही है। जैसे कि यहाँ पे क्लोई स्ट्रेस में है और सफर कर रही है उसके फ्रेंड की डेथ के बाद, वैसे ही वो एंटिटी भी सफर कर रहा है। और यहाँ पे जैसे वो बता रही होती है बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, बिकॉज इनमें से किसी ने भी इन सब इवेंट्स के बारे में तो इस लेडी को बताया ही नहीं होता। यहाँ पे साइकिक ये भी बताती है कि उस प्रेजेंस को सिर्फ क्लोई ही फील कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोई जिस ट्रॉमा से गो थ्रू हुई है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को लेके सेंसिटिव हो गई है। साथ ही साथ एक डोर है फोर्थ डायमेंशन का, वो उसके लिए ओपन हो गया है, जहाँ पे जो प्रेजेंस है अलग अलग एंटिटीज है वो क्लोई के थ्रू अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। और फिर वो अपना भी बताती है कि जब वो एक ग्रीफ पीरियड में एक ट्रॉमेटाइजिंग पीरियड से गुजरी थी तो उसके साथ भी फोर्थ डायमेंशन के डोर ओपन हुआ था, इसीलिए वो इन सब चीजों को फील कर पा रही होती है। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ क्लोई पूछती है उस साइकिक से कि क्या ये मेरी फ्रेंड नाडिया है, जिसपे वो साइकिक बोलती है कि नहीं। यहाँ पे वो ये भी बोलती है कि उसको नहीं पता कि वो एग्जैक्टली वो एंटिटी कौन है, क्योंकि जो एंटिटी है उसी को नहीं पता कि वो कौन है फिलहाल। यहाँ वो ये भी बोलती है कि वो जो एंटिटी है वो एक गलत डायमेंशन में एक टाइम लूप में तरीके से फंसा हुआ है और उसको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो ये भी बताती है कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो फोर्थ डायमेंशन में बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ पे पास्ट और फ्यूचर का टाइम लाइन जो है वो एकदम मर्ज हो रहा होता है, और जो यहाँ पे एंटिटीज हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन की वजह से ही वो दूसरे टाइम लाइन्स में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उस साइकिक को एक पुराना घर में जो मिरर 100 इयर्स पुराना मिरर ध्यान जाता है, और उसको वो टच करती है तो बताती है कि जो पुराने मिरर्स हुआ करते थे उनमें सोल्स ट्रैप हो जाती हैं। जिसके बाद उसको टच करके कुछ सवाल जवाब करती है वो, और जब उसको टच ही कर रही होती है तो उसके बॉडी में बहुत जोर से एक शॉक जैसा लगता है उसको, जिसकी वजह से वो उसको बीमार लगने लग जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि इवेंचुअली वो जो प्रेजेंस होता है जो अब तक इन लोग के बीच में घूम रहा था वो बहुत टाइम से अब इनको बॉदर नहीं कर रहा। इवन यहाँ पे जब क्लोई रायन के क्लोज हो रही थी तब भी एंटिटी कुछ नहीं बोल रहा था। अब इनफैक्ट यहाँ पे जब क्लोई और रायन क्लोज आ रहे थे तो इस पूरे चीज को अवॉइड करने के लिए वो एंटिटी खुद ही क्लोजेट में जाके छुप गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लोई वॉशरूम में जाती है तो एंटिटी देख पाता है कि रायन उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा है, और इसको यहाँ एंटिटी को प्रिवेंट करना होता है क्लोई को कि वो इस चीज को ना पिए। इसी वजह से वो बहुत जोर जोर से जिस टेबल पे वो ग्लास रखा हुआ होता है उसको शेक करने लग जाता है, जिससे वो जो ग्लास है वो गिर जाता है। मगर क्लोई को ये चीज अजीब नहीं लगती, वो चुपचाप जाती है, ब्रोकन जो ग्लास के पीसेस होते हैं उसको उठा के वो साफ कर देती है। आजकल देख के लग रहा है कि अब क्लोई को भी उस प्रेजेंस का फील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक वो खुद बहुत सेंसिटिव नहीं होती या डाउन नहीं होती है तब तक उसको उसकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही होती। और यहाँ पे रायन से फ्रेंडशिप करने के बाद क्लोई की जो मेंटल हेल्थ है वो काफी हद तक इम्प्रूव होती हुई नजर आई है, और इसी वजह से उसका जो फोर्थ डायमेंशन वाला डोर था वो क्लोज होने लग गया है। यहाँ पे क्लोई रायन को बताती है कि मॉम डैड उसके फ्राइडे को घर पे नहीं होंगे, और यहाँ पे रायन भी अग्री कर जाता है कि उस टाइम पे वो घर आएगा। मगर उसको ये भी मालूम होता है, इनफैक्ट दोनों को मालूम होता है कि उस टाइम पे टाइलर तो घर में होगा ही होगा, और मालूम चलता है कि वो वही दिन होता है जब वो साइकिक आती है दोबारा से मिलने के लिए रुबेका को। यहाँ पे वो उन दोनों को बताती है, रुबेका को और उसके हस्बैंड को, दोनों को बताती है कि जो एंटिटी है उस घर में वो यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड नहीं है बल्कि फ्यूचर से रिलेटेड है। वो जो एंटिटी है वो स्पेसिफिकली वहाँ पे इसलिए है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ जो फ्यूचर में होगा उसको रोकना है, इसी वजह से वो वहाँ पर है। साथ ही साथ वो ये भी पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि उस विंडो से रिलेटेड
रिलेटेड कोई इवेंट होने वाला है, मगर रुबेका का जो हस्बैंड है उसको समझ में नहीं आ रहा होता यहाँ पे साइकिक क्या बोल रही है। अब यहाँ पे रुबेका ने उस साइकिक को घर में आने से मना कर दिया होता है, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो साइकिक को बोलता है कि वो वहाँ से चली ही जाए। हम रात में देखते हैं कि एंटिटी जो है वो बहुत रेस्टलेस है, जैसे कि उसको क्लोई को कुछ बहुत अर्जेंटली बताना है, मगर क्लोई जो है वो सो रही होती है। यहाँ पे वो उसको टच करके उठाने की कोशिश करने लगती है, मगर हम देखते हैं कि जैसे कोई इनविजिबल वॉल है जो यहाँ प्रिवेंट कर रहे होते हैं उस एंटिटी को क्लोई को टच करने से। अब यहाँ पे इसी कंक्लूजन पे आप आते हैं कि जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी क्लोई, उससे वो बाहर आ गई होती है। इसी वजह से जो प्रेजेंस है वो अपना यहाँ पे होना नहीं फील करवा पा रहा होता है क्लोई को। जिसके बाद हमें फ्राइडे का दिन दिखाया जाता है और रायन आया है और वहाँ पे टाइलर ऑलरेडी है घर में। जिसके बाद यहाँ पे वो टाइलर से मिलता है और तुरंत बाद ही चला जाता है किचन में। जिसके बाद वो जूस का ग्लास निकालता है और दोनों ग्लास में यहाँ पे जूसेस के साथ वो ड्रग्स भी मिक्स कर देता है, जिसमें से एक ग्लास जूस का वो दे देता है टाइलर को और टाइलर उसको तुरंत ही पी भी लेता है। टाइलर उसको पीने के बाद सो भी जाता है कुछ मिनटों के अंदर। जिसके बाद दूसरा ड्रग किया हुआ ग्लास वो लेके जाता है क्लोई के पास। और जैसे ही यहाँ रायन क्लोई के रूम में आता है तो क्लोई को ऐसा फीलिंग आ रही होती है कि कुछ बहुत दिक्कत वाली गड़बड़ वाली चीज चल रही है। वो यहाँ पे पूछती भी है रायन से कि टाइलर कहाँ पर है, तो रायन बोलता है कि उसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि उसने उसको सुला दिया है। ये सुनने के बाद क्लोई समझ जाती है कि रायन ने यहाँ पे टाइलर को ड्रग्स दिए हैं मिला के जूस में। और यहाँ पे वो रायन को बोलने लगती है कि उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो चाहती है कि उसके कमरे से चला जाए। यहाँ पे रायन पेसिफाई करने लग जाता है क्लोई को कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है और वो चाहता है कि वो जूस जो है वो पिए और शांत हो जाए। एंटिटी साइड में ही खड़ा होकर ये सब चीज होते हुए देख पा रही होती है, तो यहाँ वो नहीं चाहती कि क्लोई किसी भी सर्कमस्टेंस में उस जूस को पिए। मगर अब यहाँ पे जब यहाँ शील्ड आ गया है, वॉल आ गया है इनविजिबल वाला, जिसकी वजह से वो किसी ह्यूमन को टच नहीं कर पा रही है, तो उस ग्लास को भी नहीं गिरा पाती है और क्लोई बल्कि उल्टा उस जूस को पी ही लेती है। और यहाँ पे उसको पीने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है और हमें यहाँ पे रायन की सच्चाई नजर आ रही है। अब फाइनली हम देख पाते हैं कि वो धीरे धीरे उसको बेहोशी की हालत में सफोकेट करके मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे उसको एक बार में वो मार नहीं रहा, मतलब टॉर्चर कर रहा है। जैसे कि वो मरने वाली होती है जैसे ही स्ट्रैंगुलेशन में, वैसे ही वो छोड़ देता है जिससे वो वापस से सांस ले। उसको फिर से वो स्ट्रैंगल करता है, उस पॉइंट पे लाता है मरने वाले, और फिर से छोड़ देता है कि वो फिर से ब्रीथ करे। उस टाइप से उसको वो टॉर्चर कर करके मार रहा है। हमें यहाँ पे ये भी मालूम चल जाता है कि नाडिया और जो एक और लड़की थी जिसका मर्डर हुआ था ड्रग ओवरडोज में, उन दोनों को भी रायन नहीं मारा है। और यहाँ पे वो ये करने के लिए क्लिंग फॉइल का यूज कर रहा होता है, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्लोई को यहाँ पे सफोकेट करके टॉर्चर करके मारा गया है। और क्लोई के केस में भी लगेगा कि उसने यहाँ पे ड्रग ओवरडोज में वो बेचारी मर गई। अब ये सारी चीज होते हुए वो एंटिटी भी देख पा रही होती है और उसको क्लोई को बचाना होता है, तो वो भागते हुए टाइलर को उठाने के जाने की कोशिश करने लगती है, मगर वो यहाँ पे टाइलर को भी टच नहीं कर पा रही होती। वो आसपास चीजों को गिराने लग जाती है जिससे टाइलर की नींद टूट जाए, मगर टाइलर यहाँ पे पूरा बेहोशी की हालत में होता है बिकॉज उसने भी वो ड्रग वाला जूस पिया होता है। जिसके बाद वो एंटिटी बहुत जोर से टाइलर के कान में चिल्लाती है और यहाँ डर के मारे टाइलर एकदम से उठ जाता है। जैसे ही उसको होश आता है तो उसको एकदम से याद आ जाता है कि रायन ने क्या करा है। और यहाँ उसको आसपास देख के रायन कहीं नहीं मिल रहा होता, तो उसको श्योरिटी हो जाती है कि वो उसकी बहन को यहाँ पे परेशान करने गया है। और वो भागते हुए किसी तरह से मैनेज करते हुए क्लोई के कमरे तक जाता है, जहाँ उसको दिखाई देता है कि रायन जो है उसकी बहन को ऑलमोस्ट मारने वाला है। उसको भागते हुए जाता है, उसको पकड़ लेता है और दोनों के दोनों खिड़की के बाहर गिर जाते हैं। और जैसे ही खिड़की के बाहर दोनों जाके गिरते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं, तो दोनों ही इस प्रोसेस में मारे जाते हैं। जिसका अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोई अपने क्लोजेट को खोलती है और हमें देख के लग रहा है कि जो फैमिली है ये इस घर को छोड़ के जा रही है, क्योंकि इनका यहाँ पे मानना है कि इस घर की वजह से उनका बेटा मारा गया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट रुबेका हुई है क्योंकि उसने स्पेसिफिकली ये घर अपने बेटे के लिए लिया था। और यहाँ पे टाइलर के डेथ की वजह से रुबेका पूरी तरीके से टूट चुकी है। और यहाँ पे जब वो मेंटली वीक होती है तो यहाँ अब वो खुद उस एंटिटी को फील करने लगती है क्योंकि उसका 4th डायमेंशन का डोर खुल गया है। और यहाँ पे एंटिटी को फील करते करते वो 100 साल पुराने वाले मिरर की तरफ जाती है, जहाँ पे उसको रिफ्लेक्शन में उसका बेटा दिखाई देता है। और यहाँ फाइनली हम सबको भी मालूम चल जाता है कि उस घर में जो प्रेजेंस है, एंटिटी है, वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा टाइलर ही है। हमेशा से मालूम ये भी चलता है कि वो फ्यूचर से बेसिकली पास्ट में आया था, जिससे कि वो इस लूप में फंसे और यहाँ वो बेसिकली क्लोई को बचा सके रायन से। और जैसे ही रुबेका को ये सारी चीज रियलाइज होती है, वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। और यहाँ पे रोते हुए वो क्लोई और अपने हस्बैंड दोनों को बताने लगती है कि घर की जो एंटिटी है वो और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा टाइलर है। अब सबको जैसे ही मालूम चलता है सभी रोने लग जाते हैं, काफी डिस्टॉर्टेड होते हैं और हम देख पाते हैं कि फाइनली वो जो एंटिटी है उसका काम हो गया है, उसकी सच्चाई सबको मालूम चल गई है। तो हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे वो एंटिटी घर के
के बाहर आती गई है और वो फ्री हो गई है फाइनली। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।